हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसके जुल्फ़ों के सब असीर हुए। मीर तकी मीर की बरसी पर खसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। और ये शेर मैंने पढ़ा है इंतखाब कलाम मीर तकी मीर, और इसे मुरत्तब किया है डॉक्टर अरशद महमूद नशाद साहब ने। अब इश्क एक भारी पत्थर मीर, कब ये तुझ नातवां से उठता है। डॉक्टर नशाद साहब का तारुफ वो भारी पत्थर है जो मैं नहीं उठा सकता। सिर्फ इतना कहूँगा कि ये उस्ताद हैं लेकिन अपने स्टूडेंट्स के महबूब हैं, और वो इन्हें महबूब की तरह चाहते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत मेहरबानी। मीर की बरसी है सर, और मीर के हवाले से एक दिलचस्प चीज़ जो मुझे अपनी ज़िंदगी में, जिससे मैं गुज़रा, मैंने डॉक्टर सईद अब्दुल्ला का एक मज़मून मीर के ऊपर पढ़ा। उन्होंने लिखा कि मीर को पढ़ने की उम्र 40 साल है। उसकी उन्होंने वजूहात भी लिखी कि वो गम व अलम जिससे मीर गुज़रे, उन्होंने उसका मुशाहिदा उस वक्त किया जब पार्टीशन हुई, और पार्टीशन की जो कत्ल व गारत गिरी थी उसको उन्होंने देखा। मैं उस वजह से कुछ अरसा मीर से दूर रहा। तो ये बताइए कि क्या मीर को पढ़ने की कोई उम्र है, या मीर हर अहद का, हर उम्र का शायर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मीर की बरसी के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपने मुझे मीर से मुतल्लिक़ कुछ बातें करने की एक इज़्ज़त बख्शी है। मीर खुदाए सुखन है, और डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का अभी आप ज़िक्र फरमा रहे थे, उन्होंने मीर फहमी और मीर शनासी में बहुत ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। और सच ये है कि हम जैसे तालिब इल्मों ने उन्हीं के खाने करम से रेज़ा चीनी की है, और उन्हीं की किताबों से, उन्हीं के मज़ामीन से, और चूँकि उनके मिजाज में मीर का शेर गुंदा हुआ था, तो उनकी गुफ्तगू में, उनकी नस्र में, उनकी किताबों में वो जलवा हमें दिखाई देता है। जो बात उन्होंने की वो बहुत बड़ी और गहरी बात है। उसका ये मतलब नहीं कि तालिब इल्मों को या छोटी उम्र के लोगों को मीर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तफ़हीम का एक दरवाज़ा, यानी जिस तरह कहा जाता है कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमारे वो शेखुल कुरान और शेखुल हदीस बुज़ुर्ग जो थे, सारी ज़िंदगी दर्स हदीस में रहे, सारी ज़िंदगी कुरान की तालीमात का उन्होंने किया, लेकिन सीरत रसूल अगर लिखी किसी ने तो वो उम्र के आखिरी हिस्से में लिखी, कि जब वो तमाम तर तवानाइयाँ यकसू हों और तमाम तर रंग जो हैं वो एक मरकज़ पर जमा हो जाएं। तो मीर चूँकि इतना हमर रंग है कि उनको समझने के लिए, उसके कलाम की मुख्तलिफ़ जहात को समझने के लिए, वो तजुर्बा ज़िंदगी का एक भरपूर और भरा पूरा यानी ज़िंदगी नामा जब तक आपके पास ना हो, आप उससे उस तरह से लज़्ज़त कशीद नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। मीर को आप देखें कि असर लखनवी ने मीर का इंतखाब भी किया और मीर पर लिखा भी, बुजुर्गाना यानी उम्र में, बड़ी उम्र में। इसी तरह हबीबुर रहमान शरवानी हैं, उन्होंने लिखा, मौलवी अब्दुल हक ने इंतखाब किया, नासिर काज़मी ने किया। ये लोग एक उम्र गुजार कर और एक फ़न की मंजिलें तय करके। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारे ताज़ा कारों ने भी मीर को अपने ज़ाविया निगाह से देखा, अपने रंग से पढ़ा और उसकी तफ़हीम की। तो मैं ये समझता हूँ कि मीर तो हर एक के लिए है, क्योंकि उसकी ज़बान इतनी सादा है, और जितनी कोई चीज़ सादा होगी उतनी ज़्यादा हमर रंग होगी। यानी मैं तो फिर अपनी कजफहमी तस्लीम करता हूँ कि हम सईद अब्दुल्ला की बात भी नहीं समझ सके और मीर को भी नहीं समझ सके। मीर को मीर क्या चीज़ बनाती है? पहले तो उनके कुछ जो अहद है उसके बारे में कुछ बताइए हम। देखें, मीर का अहद जो है वो बहुत खलफिशार का ज़माना है। इंतहाई तवाइफुल मलूकी फैली हुई है अतराफ़ में। दिल्ली उजड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान उजड़ रहा है, और मुग़लों का जो ज़वाल बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ वो हो रहा है,
और दुख जिस बात का है वो ये कि इस जवाल का एहसास नहीं है। सूबे बगावत कर रहे हैं, मरकज़ से दूर होते जा रहे हैं, और एक खाना जंगी की कैफियत जो है वो है, यानी पूरा स्टेट स्ट्रक्चर बेल्ट पूरा। डाउन हो गया उसमें। और फिर बाहर से हमला आवर आ रहे हैं। आप देखेंगे नादिर शाह का हमला मीर के ज़माने में हुआ और मीर ने अपनी आँखों से वो मनाजिर देखे, और ज़िक्र मीर अगर आपने देखी हो तो यकीनन उसमें मीर ने अपने अहद के कर्ब को, अपने अहद की इस बर्बरियत को, अपने अहद की इस तवाइफुल मलूकी को बड़ी उम्दगी के साथ, यानी मीर जैसा खुदाई सुखन जब दर बदर फिरने पर मजबूर हुआ और दिल्ली को छोड़ना और एक जगह से दूसरी जगह जाना और नहायत नामसाद हालात और नहायत कसम पुरसी के साथ रहना, तो उस दौर में एक आम आदमी की क्या सूरत होगी उससे हमें अंदाज़ा होता है। तो मीर का ज़माना इंतहाई तकलीफ़ देह ज़माना था। मीर जैसा हसास आदमी, उसने इस उजड़ते हुए मंज़र को अपनी आँख से देखा। फिर उनके कलाम में जब वो दिल्ली का रंग आता है, दिल्ली जिस तरह से उजड़ी और दिल्ली को उजड़ते हुए उसके हुस्न को बर्बाद होते हुए मीर ने जिस तरह से देखा, तो वो गम की एक कैफियत जो उनका तजुर्बा भी था और उनका मुशाहिदा भी, उसने उनके कलाम को बहुत हमर रंग बना दिया। क्योंकि दर्दमंदी को या गम को महज बयान करना रोने धोने के लिए तो कोई मानी नहीं रखता, उस गम को तवानाई बनाकर पेश करना ये मीर का कमाल था कि ज़ाती गमों को भी उनके अपनी ज़िंदगी भी बड़ी नामसाद हालात में गुजरी। यानी उनके वालिद उनके बिल्कुल इब्तदाई उम्र में इंतकाल कर गए। फिर एक मेहरबान जो मुँह बोले चचा थे अमानुल्लाह, उनका इंतकाल बहुत जल्दी हो गया। बड़े जो भाई थे वो सौतेले भाई थे और उनका रवैया या उनका सलूक वो मीर से अच्छा नहीं था। फिर वो जब दिल्ली आए और वहाँ अपने एक रिश्ते के मामू सराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू के पास वो क़याम पजीर हुए। अगरचे सराज बहुत बड़ा आदमी था और मीर की समत नुमाई में, मीर को रास्ता दिखाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो मीर के बड़े भाई के कहने पर उन्होंने भी अपना रंग बदल लिया और फिर मीर को उनके घर से निकलना पड़ा और तरह तरह के नामसाद हालात उनका सामना मीर को करना पड़ा। एक हिजरत भी मीर ने की लखनऊ की तरफ। वो हिजरत तो बिल्कुल आखिरी, आप यूँ कह लें कि इससे पहले भी उनके यहाँ हिजरत का वो है, यानी ख़ुद वो अकबराबाद से थे। अकबराबाद से दिल्ली आना और फिर दिल्ली से आगरे की तरफ उनके दो असफार हैं, सुकरताल की तरफ और कामा की तरफ, मुख्तलिफ़ जगहों पर वो जहाँ जहाँ उन्हें सुकून मुयसर चूँकि नहीं था तो उसकी तलाश में उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। जो उनके अशार हैं वो आप बयान करेंगे कि वो क्या बुदूबाश पूछो हो पूरब के साकनों। ये तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी हैत कज़ाई देखकर, उनका रंगो आहंग देखकर, यानी वहाँ के जो शेरी हल्के थे, मीर साहब एक मुशायरे में जा तशरीफ़ फरमाए ले गए और जब वो वहाँ बैठे तो उनका एक मखसूस हुलिया, एक अंदाज़े नशिस्त वो देखकर वहाँ के वो चूँकि बड़ी नफासत वहाँ के मिजाज में थी और लोगों में थी, तो उन्होंने इस रंग को पसंद नहीं किया और फिर मीर पर कोई तंज़न इशारे कसे और कोई फब्तियाँ कसी और कुछ जुमले कहे। उसके जवाब में ये जिस शेर की तरफ आपने इशारा किया, बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकनों, तो ये उस पर अशार कहे। फिर उन्हें कदरदानी भी मुयसर आई वहाँ। नवाब सादत अली ख़ान ने उन्हें लखनऊ में आसूदगी का एक माहौल भी फराहम किया। लेकिन वो जो इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा ना कि अपनी मिट्टी से बिछड़ने की सज़ा मिलती है, तो वो अपने उस दिल्ली उनकी उससे नहीं निकल सका और आखिर दम तक वो लखनऊ में रहते हुए भी वो दिल्ली को याद करते रहे। और ये दुख जो है वो उनकी शायरी को मज़ीद ताबदार कर गया, मज़ीद ताबनाक कर गया। तो ज़ुबान के हवाले से अगर बात करें और उर्दू गज़ल की जो ट्रेडिशन चली आ रही थी और उसकी ज़ुबान पर जो फ़ारसी का असर था, और उसके बाद जब मीर की गज़ल है तो बहुत सादा ज़ुबान है, बहुत आसान आम फहम ज़ुबान है। इसकी वजह क्या उस वक्त के दिल्ली के हालात ही हैं? क्योंकि जैसे जैसे लखनऊ के अगर हम कंटेम्प्रेरी उस वक्त उनके देखें
तो उनकी ज़ुबान के अंदर हमें एक वो तसन्नो नज़र आता है जो मीर के यहाँ नहीं है, सादा ज़ुबान है। तो क्या ये भी वो असरी हालात का ही तकाज़ा था कि मीर अपने जो गम व अलम हैं या जो वो हिस्ट्री डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपने अशार में, उसको बहुत ही सहल अंदाज में पेश कर रहे थे? देखें, ऐसा नहीं है, ज़माने का कोई वो ख़ास असर उस पर नहीं है, ये मिजाज का असर है। मीर चूँकि वो फरमाते हैं कि शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। मीर हमारा वो शायर है जिसने दिल्ली के रोज़मर्रे को, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जो ज़बान बोली जा रही थी, दिल्ली की गलियों में जो ज़बान मुस्तमल थी, उसको मीर ने चमकाया और चमका कर, चूम कर अपने उस गज़ल में शामिल कर दिया। गज़ल का अपना एक बड़ा सख्त मिजाज है और ये वो गिरी पड़ी लफ्ज़ियात को कबूल नहीं करती, उसकी अपनी एक रिवायत है और उसको इस्तेकाम उन लोगों ने दिया हुआ है। अब आप देखें कि जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि फ़ारसियत का गलबा इस कदर था कि बस वो कोई हरूफ की तब्दीली से वो पूरा पूरा मिसरा यानी फ़ारसी का हो जाता था। और जिनके यहाँ उर्दू का रंग आया भी है तो वो भी फ़ारसी के बोझ तले दबा हुआ है। मसलन उनका मुआसिर सौदा को आप देख लें, उनके यहाँ वो जो जलाल व शिको है, वो जो तनतना है, और वो फ़ारसियत की वजह से है। ज़ोफ़ो ना ताकतियो पीरियो आज़ा शिकनी, एक घटने से जवानी के बढ़ा क्या क्या कुछ। क्या क्या यानी इसमें जो तजम्मुल है वो लफ्ज़ों का है। उसके अंदर जो मीर साहब के यहाँ आप देखेंगे कि मीर साहब ने नहायत सादा ज़बान में और बग़ैर किसी आराइशी उनसर के, बग़ैर किसी तज़ीनी अनासिर के, उन्होंने अपने कलाम को जो है वो असल में वो जो जज्बा था जिस पर उनकी बुनियाद थी, वो जो इश्क था उनके पास ज़िंदगी का, उसको उन्होंने नहायत सादा लफ्ज़ों में बयान कर दिया। हम खेल कोई ना उम्र भर खेले, हम जो खेले तो जान पर खेले। वाह, ये अब मीर कह सकता है। ये सौदा का मिजाज नहीं है, ना उनके दीगर मुआसिरीन का या बाद के लोगों का या पहले के लोगों का। वो जो मीर का शेवा गुफ्तार है, जिसकी हसरत और जिसकी ख्वाहिश तमाम बड़े शायरों ने की है, वो मैं ये समझता हूँ कि उनकी ज़बान से जुड़ा हुआ है। मीर का जो लिसानी शऊर है वो इतने बुलंद दर्जे का है। वो फरमाते हैं एक जगह कि आप ही सरफेश को हो जाना, ये भी दुर्वेश का तसर्रुफ है। वाह वाह। यानी एक शायर अगर खुद खर्च नहीं हो रहा और वो जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है वो मांगी तांगी की, वो उसके बरतने की ज़बान नहीं है, उसमें वो अपना जो भी माफिज ज़मीर उसका होगा वो एक अजनबी माहौल में होगा और उसकी वो लज़्ज़त नहीं हो सकती। मीर ने उसको ख़त्म किया और नहायत सादगी से। आप देखें कि छोटी पैरों में भी उसने वो एक अमृत भर दिया है, और तवील बैरों को भी जिसमें शायर कलाम नहीं करते थे, उसने उसमें पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। आप देखें कि उसने इस बैर को इतनी फरावानी के साथ और इतनी खूबसूरती के साथ वो बरता है कि अब जो इल्म उरूज के माहिरीन हैं उन्होंने इस बैर का नाम बैर मीर रख दिया है। अच्छा, ये उनका इख्तिसास है, अगरचे उनसे पहले भी लोगों ने बरती है, बाद के लोगों ने भी इस्तेमाल की है, लेकिन मीर ने जो उसमें लताफत पैदा की है और जितने ज़ाफ़ात इस बैर में उन्होंने अपने मिजाज के उतार चढ़ाव से पैदा किए हैं वो हमें और कहीं दिखाई नहीं देते। तो ये सारे अनासिर, यानी ज़बान सादा है लेकिन उसके अंदर जो पैगाम है, उसके अंदर जो बात है, उसके अंदर जो रमज़ है वो जुनून से जुड़ा हुआ है, वो इश्क से भरा हुआ है, वो मीर के तजुर्बे का हिस्सा है, इसलिए उसके अंदर आग लगी हुई है। उसके अंदर एक तो मीर का असर उनके कंटेम्प्रेरीज के यहाँ आया, गालिब तक आया, तो अभी भी क्या मीर की रवायत जारी है? देखें, जो हमारे अजीम शुअरा हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान के हों, वो आलमी वर्सा होते हैं और उनका फैज़ान आप देखें, शेख सादी की 7 सदियाँ गुजर चुकी हैं उनको गुजरे हुए, लेकिन उनका फैज़ान अब भी पूरे आलम की ज़बानों और किताबों और ज़हनों में मौजूद है। मतलब ये कि जो बात इस करीने से कही जाएगी कि उसके अंदर ज़िंदा रहने के अनासिर होंगे तो वो दूर तक और देर तक लोगों को मुतासिर करेगा। मीर ने भी यही काम किया
कि उन्होंने अपनी शख्सी वारदात को इस अंदाज से पेश किया कि वो हर एक की वारदात बन गई। अब जब भी देखें क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद का मंजरनामा, उसमें हिजरत करके लोग आ रहे हैं, रास्ते में उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना था, ट्रेनें कट गईं, लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए, जवान बच्चियों की बेहुरमती हुई, औरतें बेवा हुईं, जवानों को खाको खून का दरिया अबूर करना पड़ा, ये हालात। और फिर जब वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ जो कसमपुरसी थी, यहाँ जो खेमे थे वो प्रॉपर नहीं थे, या जो माहौल था वो उस तरह का था कि उनकी आंखों में जो ख्वाब था वो बुझने लग गया। इस दौर में मीर का अहया हुआ। आप देखें कि हमारे इब्ने निशा ने, नासिर काज़मी ने और हमारे जितने भी जदीद उस वक्त के शुअरा हैं, चाहे वो शोहरत बुखारी हैं लाहौर में, चाहे वो कय्यूम नज़र हैं लाहौर में, चाहे वो कहीं भी, यानी आप देखें कि रंगे मीर को इससे पहले फ़राक के आम, उनसे पहले यगाना के आम, यानी ये सारे लोगों ने एतराफ़ किया वो शेर मेरे भी हैं पुरदर्द व लेकिन हसरत, मीर का शेवा गुफ्तार कहाँ से लाऊं। यानी और वो आप देखें कि नाज़्म का कितना बड़ा शायर मीरा जी, वो गज़लें तो उनकी चांद एक हैं, लेकिन मीर से वो भी नहीं बच सके। वो फरमाते हैं कि मीर मिले थे मीरा जी से, बातों से हम जान गए, फैज़ का चश्मा जारी है, हिफ्ज़ इनका भी दीवान करें। वाह वाह। तो यानी ये एतराफ़ है उसकी अज़मत का। यानी वो मीर का शेर जो है वो आपके अंदर उतर जाता है अपनी सादगी की वजह से और अपनी हमर रंगी की वजह से। वो किसी तशबीह, इस्तिआरे, मजाज या किसी आराइशी उनसर के मोहताज नहीं है। उन्होंने अगर ये आराइशी अनासिर इस्तेमाल भी किए हैं तो उनको इतना दबा कर पेश किया है कि कहीं भी वो शेर में इस तरह से नुमायाँ होकर नहीं सामने आते कि आपकी तवज्जो जो है वो किसी इस्तिआरे की तरफ या किसी किनाए की तरफ या किसी तशबीह की तरफ जाए, बल्कि उसके अंदर जो आग रखी हुई है वो आग आपके सीने तक मुंतकिल होती है। और यही मीर का कमाल है। और वो इसी वो शेवाए गुफ्तार जो है मीर का, शेवाए कलाम है जो मीर का अंदाज़ है, ये वो अपने अक्सर जब आखिरी उम्र की उनकी गज़लें आप देखें तो उसमें ये है कि मैं तो बातें बनाता हूँ, ये मेरे कौल हैं, ये मेरी बातें हैं। वो एक उन्होंने अपने कलाम की उसके बारे में ख़ुद भी वो उसको अपने एतराफ़ था और ख़ुद आगाह था। वो कहता है कि मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारियाँ, ठीक है, गलियों पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारियाँ। वो अपनी शायरी को बातें बताता है और बात बिल्कुल वो जो दिल से निकलती है। वो फ़ारसी वाले कहते हैं ना कि आज दिल खेज़त दार दिल रेज़त, वो दिल से निकल कर दिल तक पहुंचती है और उसमें किसी किस्म के तसन्नु की, किसी तरह की बनावट की, किसी तरह के यानी कारीगरी की वो ज़रूरत नहीं होती। वो बेसाख्ता इजहार है और मीर ने वो किया। चलिए, मैं ये किताब देख रहा था, इसमें आपने कुछ लताइफ भी मीर के जो हैं वो मरतब किए हैं। मीर की ज़िंदगी को लोग ज़्यादातर इसी से तशबीह देते हैं कि दर्द, वो ठीक है, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा, तो उनके लताइफ के बारे में कुछ देखें। मीर एक मुकम्मल इंसान था। यानी जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं ना तो उससे हमारे एक तो ये कि उस शख्सियत को हम पूरी तरह से समझ नहीं रहे। एक आदमी है, उसके हज़ार रंग हैं और माने देरियाब है इंसान और बहुत कम खुलता है वो। यानी जिस तरह हमारे एक बहुत बड़े शायर फ़ानी बदायूनी को मैयत और मौत और मर्ग का शायर कहकर यानी उससे तालिब इल्म दूर हो गए। हालांकि उन्होंने उनका कलाम बहुत फ़लसफ़ियाना कलाम है और उन्होंने मौत को और लाहद को और तुरबत को और मैयत को बड़े नई मानवियत के साथ एक फ़लसफ़ियाना रंग से पेश किया है। और उनके यहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं ये तवानाई का दर्जा इख्तियार कर गई हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बिसोरते रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं। मीर की जो तस्वीर हम तक पहुँचती है मुख्तलिफ़ तज़किरों या तारीख़ों से या मुख्तलिफ़ असहाबे इल्म ने जो बातें की हैं उसमें उनका कलाम है, यानी इस तरह का तसव्वुर है।
और उनकी ज़िंदगी दुखों से इबारत है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने बहुत नामसाद हालात में ज़िंदगी की, लेकिन वो एक खुददार आदमी था। और ये जो खुददारी है ये ज़िंदा रहने के लिए अपने असबाब पैदा करती है। वो किसी के मोहताज नहीं हुए, अगरचे उन्हें मुख्तलिफ नवाबों और मुख्तलिफ तरह के उस दौर के आमलों से और मुख्तलिफ तरह के आसूदा हाल और मुरफ़ा हाल लोगों से उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई याफ्त होती रही है, लेकिन उसमें भी वो मीर ने अपने उस रंग को वो बरकरार रखा। यानी वो किसी नवाब के बारे में है ना कि वो मछलियों के साथ खेल रहे थे और मीर साहब को कहा कि आप अपना कोई गज़ल सुनाएं, तो मीर साहब ने कहा कि आप मछलियों में मशगूल हैं, ये क्या तरीक़ा है कि मैं अपनी गज़ल सुनाऊं। और जब वो मुतवज्जे नहीं हुए तो ये वहाँ से आ गए। यानी ये हर आदमी नहीं कर सकता, ये वही आदमी कर सकता है जिसके पास कोई गैरत है, जिसके पास एक खुददारी है, एक अना है, और तलखी भी है। यकीनन वो तलखी उस रवैये से पैदा होती है, उस माहौल से जन्म लेती है। तो उनके यहाँ एक संजीदगी का पहलू या एक तलखी का पहलू या गुरेज पाई का एक पहलू या मर्दम बेजारी का एक रंग उनके यहाँ मौजूद है। लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल ही कभी हंसे नहीं होंगे या उन्होंने कभी मुकालमा नहीं किया होगा, उनकी गुफ्तगू में ऐसे बहुत सारे रंग हैं और उन रंगों का इजहार उनकी शायरी में भी हुआ और उनके अफकार जो हम तक शायरी के ज़रिए पहुँचते, उनकी मसनवियाँ आप देखें, यानी उनमें उनकी ज़िंदगी का जो रंग है वो ज़्यादा वुसअत के साथ, ज़्यादा कुशादगी के साथ आया है। वो हमने तो चूँकि वो सिर्फ शेर पढ़े हैं ना चंद एक जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपने मज़मूनों में या अपने मकालात में नकल की, मीर को इस अंदाज से पढ़ना कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों का शायर है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात और हालात उन्होंने अपने इस कलाम में महफूज किए हैं। उनकी मसनवियों की बहार अलग है। उन्होंने शहर आशोब में जो अपने ऐद पर तंज़ किए हैं, अपने ऐद के जो मंज़र बयान किए हैं, उसमें अगरचे वो कोई बहुत ज़्यादा तलखी नहीं है, लेकिन उससे मीर के वियन को, मीर के मिजाज को, मीर की शख्सियत को समझने में मदद मिलती है। उसके यहाँ फकड़पन नहीं है, बाजारी इब्तज़ाल को वो पसंद नहीं करते। अब जो मिज़ा बाजारी था उस दौर में, यानी अगर आप जाफ़र जठली की हजवियात देखें या सौदा की बाज़ हजवियात देखें तो उनमें एक बहुत बाजारी सतह जो है, एक बहुत पस सतह जो है वो आ जाती है। मीर अपने मुखालिफिन की जो हिजवे उसने कही हैं उनमें भी वो किसी पस सतह पर नहीं उतरता। ये कमाल है। सौदा के बारे में तो कहा जाता है मुखालिफ की बहु बेटियों तक वो जी चले जाते थे। जी, और ये चूँकि अखलाकियात के दायरे में नहीं था, मीर इस बात से वाकिफ़ थे, इसलिए मीर ने उसको, यानी मीर तो रास्ते में किसी से कलाम इसलिए नहीं करता कि ये तहजीब के ख़िलाफ़ है। वाह। और बादशाह की जब वो आता है और बादशाह ने उसको मुखातिब किया, नवाब ने मुखातिब किया, तो मीर साहब ने कहा भाई ये शुरफा का तरीक़ नहीं। वाह। ठीक है ना, ये जाए कलाम नहीं है। जाए कलाम नहीं। तो ये इस तरह की बातों का एहतराम करने वाला आदमी हिजवियात में भी किसी पस्ती और इब्तज़ाल का शिकार नहीं हो सकता, और मीर ने अपनी उनमें किया। यही वजह है कि वो कमज़ोर शायर गिने गए हैं हिजवियात के हवाले से, कि हिजवियात में तो जितना कोई ज़्यादा पस सतह पर उतरता है उतना ज़्यादा उसको कबूल आम मिलता है। ये उस चलन था उस दौर का भी और बाद के अदवार का भी। हम कह सकते हैं कि हिजवियात मौजूदा दौर का सोशल मीडिया है। जी, इस तरह जितनी आप इखलाक से गिरी बात कर देंगे उतने आपको लाइक्स और शेयर जो हैं वो मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मीर पर बात करने के लिए, उन पर कुछ शेर हासिल गुफ्तगू करने के लिए। अभी तक लिखा जा रहा है, 2 सदियाँ हो गई हैं, लेकिन अभी तक मीर की जो शायरी है, उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो मसनूयात हैं, उनका अहाता जो है वो हो रहा है। तारक अली ने एक बात कही थी कि हिस्ट्री में जहाँ पर हिस्टोरियन अपना पेन रख देते हैं, सहाफ़ी जो हैं वो फ़ाइनल लाइन लगा देते हैं किसी अहद के बारे में बात करते हुए, वहाँ से एक शायर, एक अदीब, एक नावल निगार, एक अफसाना निगार अपना कलम उठाता है। किसी दौर की जो समाजी तारीख़ होती है उसको पढ़ने, उसको
परतों के अंदर समझने के लिए सबसे अहम उस दौर की शायरी होती है, उस दौर का अदब होता है। और हर दौर को समझने के लिए अगर आप आज भी मीर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो मुआशरा है वो किस सिमत जा रहा है, उस वक्त का मुआशरा जो था वो किस सिमत जा रहा था। तो मीर को पढ़ते रहिए और मीर से जो है वो दोस्ती पैदा कीजिए। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।